नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी मामले में किसानों के बढ़ते गुस्से की, यूपी चुनाव से पहले सपा की रथ यात्रा की, जानेंगे क्यों बदल गए हैं सीएम नीतीश कुमार के केंद्र के लिए सुर, क्या छिन जाएगी नवजोत सिंह सिद्धू की कुर्सी। बात करेंगे हरियाणा में बीजेपी पर लगे आरोप की, केंद्रीय मंत्री के बेतुके बयान की, और बुलेटिन के आखिर में बात बिजली को लेकर सरकार के अंदर ही बढ़ते मतभेदों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमित खरे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार। नई शिक्षा नीति लागू करने में खरे ने निभाई है अहम भूमिका। 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं खरे। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। ट्वीट कर कहा, मिस्टर छप्पन लाल आंख क्यों नहीं दिखा देते। देश में 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरेंगे घरेलू विमान। सरकार ने दी मंजूरी, कोरोना के चलते लगाई गई थी रोक। शेयर बाजार में आई तेजी, 149 अंकों की तेजी के साथ 60,284 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 46 अंकों की तेजी, 17,992 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के चलते किसानों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। न्याय मिलने की उम्मीद में बैठे किसान मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार ने इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए घटना के 20 घंटे के अंदर ही मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर भी मामला दबा नहीं, क्योंकि किसानों का कहना है कि हमें पैसा नहीं, न्याय चाहिए। किसानों की इस मांग में विपक्ष भी किसानों का पूरा सहयोग कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी विवाद में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया और अब सरकार को किसानों की दूसरी मांग पूरी करनी है, जो है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, जिसके चलते आज किसान जान गंवाने वाले किसानों के लिए अंतिम अरदास कर रहे हैं। दरअसल किसान संघों ने कहा था कि अगर 11 अक्टूबर तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वे जान गंवाने वाले किसानों की अस्थियों को लेकर लखीमपुर खीरी से शहीद किसान यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा एसकेएम ने 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करने का आह्वान किया है। इसी के चलते अब अंतिम अरदास के लिए विभिन्न राज्यों के किसान पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के एक पदाधिकारी ने कहा है कि किसी भी नेता को अंतिम अरदास में मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा। वहां केवल संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ही मौजूद रहेंगे। जिस स्थान पर घटना हुई उसके पास ही अंतिम अरदास का आयोजन किया जा रहा है। अंतिम प्रार्थना के लिए राकेश टिकैत सहित किसान नेता लखीमपुर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लखीमपुर खीरी पहुंच चुकी हैं और अंतिम अरदास में शामिल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आज लखीमपुर खीरी पहुँच रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां 18 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों ने आज फिर सरकार से अपनी नाराजगी जताई और विपक्ष पूरी तरह किसानों का समर्थन करता नजर आया। यूपी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की जुगत में लगी प्रियंका गांधी भी लखीमपुर खीरी पहुंची। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कानपुर से प्रदेश की जनता को लुभाने की कोशिश में विजय रथ यात्रा शुरू की। यूपी में इस बार क्या परिवर्तन होगा? पिछले 3 दशक से यूपी में हर बार सरकार बदल गई। सत्ता कभी दूसरे नंबर की पार्टी के हाथ आई तो कभी तीसरे नंबर की पार्टी सीधे बहुमत पार पहुंच गई। ऐसे में 2022 में सरकार बनाने के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। प्रियंका गांधी ने तो लखनऊ में ही डेरा डाल रखा है, तो समाजवादी पार्टी ने आज विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा की शुरुआत कानपुर से की, जिसे सपा का गढ़ भी माना जाता है। यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में एसपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। कानपुर को रथ यात्रा के लिए चुने जाने पर अखिलेश ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने भी एक समय इसी शहर से रथ यात्रा की शुरुआत की थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यह शहर इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि बड़ा औद्योगिक शहर है। कानपुर में समाजवादियों ने बहुत विकास किया है, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमेशा विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति की। 5 साल तक योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ सपा सरकार की योजनाओं को नाम बदल कर अपना बताने की कोशिश की।
बीजेपी ने गंगा मैया को धोखा दिया। गंगा साफ होनी थी लेकिन गंगा गंदी है। कानपुर बड़ा शहर है, यहाँ कारोबार रोजगार है। कानपुर के लोगों ने रोजगार खत्म होते देखे हैं। बीजेपी की केंद्र और यूपी दोनों ही जगह सरकार है, लेकिन बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, रोजगार छीने हैं, महंगाई बढ़ाई है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही एक रास्ता है। अखिलेश यादव की यात्रा प्रदेश में क्या परिवर्तन लाती है, इस पर सभी की नजरें लगी हैं। अपनी यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने तो बीजेपी और कांग्रेस के एक साथ होने के ही आरोप लगा दिए। वैसे आरोप तो बिहार से भी केंद्र सरकार पर लग रहे हैं, क्योंकि केंद्र के फैसलों से उनके अपने ही खुश नहीं हैं। बिहार में जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ती जा रही है, जिसके चलते सीएम नीतीश ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ती जा रही है। बिहार में बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां जातिगत जनगणना के पक्ष में मजबूती से आवाज उठा रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर मतभेद दिख रहे हैं। बीजेपी के कई नेता जहां जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, तो कई इस मामले में केंद्र को ही फैसला लेने की बात कह रहे हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने साफ कर दिया है कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी, भले ही एनडीए की सरकार ही क्यों न चली जाए। नीतीश कुमार ने साफ संकेत दिए हैं कि केंद्र को बिहार सरकार की मांग माननी होगी। अगर केंद्र ने बिहार की मांग नहीं मानी तो फिर बिहार सरकार केंद्र के खिलाफ फैसला ले सकती है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी। इसे लेकर उन्होंने कहा, जातीय जनगणना बहुत ही अच्छे ढंग से की जाएगी, जिससे सही जानकारी प्राप्त हो। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मेहनत करके एक एक चीज नोट करना होगा। जातियों में उपजातियां भी होती हैं, लगभग हर जाति में यह होता है। जाति की उपजातियों के साथ जानकारी लेनी होगी, तभी जान पाएंगे कि किन की कितनी संख्या है, किन के लिए कितने अच्छे से काम किया जाए, जिससे सब तबकों का विकास हो, देश का भी विकास हो। नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना बिहार में जरूर होगी, लेकिन इसके लिए सभी दल एक साथ बैठकर इसका निर्णय करेंगे। राज्य के अंदर इसे लेकर जो कराना होगा वह सभी की अनुमति से होगा। हम अपनी ओर से अभी कोई घोषणा करना उचित नहीं समझते। विधानसभा उपचुनाव हो जाए, उसके बाद इस मामले पर बैठक बुलाई जाएगी। यानी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जो काम मोदी सरकार नहीं करा पा रही है, उसे बिहार सरकार कराएगी। सीएम नीतीश का कहना है कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी और होनी भी चाहिए। अब उनके बागी सुर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार एनडीए में कभी भी फूट पड़ सकती है। ऐसा हुआ तो गठबंधन टूट सकता है। बिहार में दो सहयोगियों के बीच लड़ाई है तो पंजाब कांग्रेस में लड़ाई पार्टी के अंदर ही छिड़ी हुई है। सिद्धू के तेवर नरम नहीं हो रहे हैं, तो अब काफी समय देने के बाद आलाकमान भी फैसला लेने पर मजबूर हो गया है, जिससे कभी भी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है और सिद्धू की कुर्सी जा सकती है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से सिद्धू को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। 3 महीने के अंदर ही पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस आलाकमान पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3-4 नामों पर मंथन कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जाट, सिख या फिर हिंदू समुदाय से बनाया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह उनकी जिद है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपना इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि पार्टी उन्हें अध्यक्ष बनाए रखना चाहती है तो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी उनका इस्तीफा नामंजूर कर दें, जबकि कांग्रेस आलाकमान सिद्धू से इस्तीफा वापस लेने का दबाव डाल रहा है। इसीलिए 10 दिन बाद भी सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन सिद्धू द्वारा अपनी सरकार की लगातार की जा रही आलोचना के चलते पार्टी अब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के बारे में विचार कर रही है। सोनिया गांधी जल्द ही सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार कर सकती हैं। सिद्धू को भी ये बता दिया गया है कि यदि उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया तो मजबूरी में पार्टी आलाकमान को इसे स्वीकार करना होगा। इस बीच सिद्धू ने भी अपनी जिद और अध्यक्ष पद बरकरार रखने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में हैं और इसी के चलते सिद्धू ने पंजाब की पार्टी विधायकों और मंत्रियों के साथ लखीमपुर खीरी तक एक मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें एक प्रभाव पैदा किया है। सिद्धू भले ही कांग्रेस के साथ वफादारी निभाने की बात कर रहे हो, लेकिन अगर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाता है तो वो नए विकल्प की तलाश कर सकते हैं और इसी के चलते अभी तक पार्टी कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन जिस तरह से पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार काम कर रही है और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे कांग्रेस के लिए सिद्धू पर फैसला लेना आसान होता दिख रहा है। सिद्धू चाहते हैं कि आलाकमान उनका इस्तीफा नामंजूर कर दे, लेकिन आलाकमान चाहता है कि सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले लें और इसी
के चलते ये तनातनी बढ़ती जा रही है, जिसका नुकसान सिद्धू को भुगतना पड़ सकता है। मुश्किलें हरियाणा सरकार की भी बढ़ती जा रही हैं। किसान आंदोलन के चलते तो पहले ही सरकार मुश्किल में थी, अब खट्टर सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे वो विपक्ष के निशाने पर आ गई है। क्या आरएसएस के इशारों पर चलती है बीजेपी सरकार? क्या आरएसएस की कठपुतली है बीजेपी? इन सवालों को उठाकर विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि राज्य की खट्टर सरकार ने 1967 और 1980 में जारी 2 आदेशों को वापस ले लिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में कहा कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के प्रभाव में आने के साथ 11 जनवरी 1967 के सरकारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाता है, क्योंकि वो अब प्रासंगिक नहीं है। लेकिन अगर पुराने आदेश को देखें तो अप्रैल 1980 में हरियाणा के मुख्य सचिव के कार्यालय के तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी निर्देशों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में किसी भी तरह के जुड़ाव से रोक दिया था, मगर खट्टर सरकार ने पूरी तरह से कर्मचारियों को छूट दे दी है, जिसे लेकर कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए जारी आदेश को टैग करते हुए ट्वीट किया, अब हरियाणा के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट। सरकार चला रहे हैं या बीजेपी आरएसएस की पाठशाला? अब कांग्रेस का भड़कना तो लाजमी है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई सरकार बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस के इशारों पर चल रही है? खट्टर सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, जिसके बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, अब वो जो चाहे कर सकती है। सरकार की मनमानी तो इन दिनों वैसे पूरे देश में चल रही है। सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, जिससे जनता बेहाल है। अब मोदी सरकार के मंत्री का कहना है कि ये दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं जिससे जनता को फ्री वैक्सीन लग सके। देखिए रिपोर्ट। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता त्रस्त है और जनता की परेशानी को समझने के बजाय सरकार के मंत्री बेतुके बयान दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों की तुलना पानी के बोतल के दामों से कर रहे हैं और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली है, जिन्होंने बढ़ते दामों पर बेतुका बयान दे डाला है, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल उन्होंने शनिवार यानी 9 अक्टूबर को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर जो कर लगाए जा रहे हैं उससे लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है। देश में सबको फ्री में वैक्सीन दी जा रही है, उसका पैसा कहां से आएगा? उसी की भरपाई के लिए तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा मंत्री ने तेल की कीमतों की तुलना पानी की बोतल से ही कर दी। वैसे यह पहली बार नहीं है जब तेल की कीमतों पर किसी नेता ने अजीबोगरीब बयान दिया है। इससे पहले भी बीजेपी नेता और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा था कि देश की आम जनता गाड़ी से नहीं बल्कि बस से चलती है। आम जनता को महंगाई से परेशानी नहीं है, देश में बढ़ती महंगाई से नेताओं को परेशानी है। आम जनता को तो बढ़ती महंगाई की आदत हो जाती है। अब अपने नेताओं और मंत्रियों के इन बयानों के चलते सरकार फिर एक बार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब सरकार के मंत्रियों के इस तरह के बयानों से केंद्र की मानसिकता पर भी सवाल उठना लाजमी है कि फ्री वैक्सीन देने के चलते अगर पेट्रोल डीजल के जरिए जनता से पैसे वसूले जा रहे हैं तो वैक्सीन कैसे फ्री हुई? यानी सरकार सिर्फ फ्री वैक्सीन देने का दिखावा कर रही है। अब मंत्री के इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो वो ही जाने, लेकिन इस बयान ने सरकार को कटघरे में खड़ा जरूर कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ते बिजली संकट की। देश में अब एक नई परेशानी दस्तक देने वाली है, क्योंकि देश में थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की कमी होने लगी है। कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है, जिससे लोगों को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार लगातार जनता को आगाह कर रही है कि दिल्ली में कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है, लेकिन देश के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि देश में ऐसा कोई संकट नहीं है। अब इसी बीच आज पीएम ने भी इस संकट पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। देखिए रिपोर्ट। देश में बिजली कमी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कुछ राज्यों ने तो बिजली कटौती का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली सरकार का तो कहना है कि राजधानी में कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि दिल्ली में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी आपूर्ति हो रही है और आगे भी होती रहेगी। राजधानी के पावर प्लांट्स में एक दिन में जितनी कोयले की खपत होती है उतना कोयला भेजा जा रहा है। 4 दिन का स्टॉक है। कोयले की ये स्थिति इसलिए है
क्योंकि हमारी मांग बढ़ी है और हमने आयात कम किया है। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी कोई संभावना नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 24 दिनों की कोयले की मांग के बराबर 43 मिलियन टन का पर्याप्त कोयला स्टॉक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर देश में बिजली की समस्या नहीं है तो आज पीएम मोदी को बैठक क्यों बुलानी पड़ गई, या फिर कल गृह मंत्री अमित शाह को बैठक क्यों बुलानी पड़ी थी। दरअसल कोयले की कमी और बिजली समस्या के बीच केंद्र पूरी तरह से इस मुद्दे पर मुस्तैद हो गया है। केंद्र लगातार हालात की समीक्षा भी कर रहा है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें कोयला मंत्री प्रहलाद पटेल और बिजली मंत्री आर.के. सिंह के अलावा कोल इंडिया और एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। अब इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने भी समीक्षा बैठक की है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ये मामला कितना सीरियस है। लेकिन सरकार यहाँ भी जनता को भ्रम में रखने की कोशिश में लगी हुई है। अब सरकार के आगे बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि क्या सरकार देश को रोशन रखने में कामयाब हो पाएगी या देश में होगा ब्लैकआउट। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।